तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मेरा पिछला भी लेक्चर आपको काफ़ी शानदार लगा होगा। चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले लेक्चर में और इस लेक्चर में देखेंगे हम लोग एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन। जो आपका पहला क्वेश्चन है उसमें हम जो भी कल थ्योरम पढ़े थे, थ्योरम नंबर 6.3, थ्योरम 6.4 और थ्योरम 6.5। जो आपका 6.3 था थ्योरम, वो आपका क्या था, एंगल एंगल एंगल। ये आपका 6.3 था थ्योरम नंबर। और थ्योरम नंबर 6.4 था वो आपका था साइड साइड साइड। और थ्योरम नंबर 6.5 था वो आपका था साइड एंगल साइड। यानी किसी दो त्रिभुज में पहले त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर होते हैं, तो माने संगत कोण के बराबर होते हैं, तो वो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। ठीक, तो ये आपका एंगल वाला बात था। किसी दो त्रिभुज में, दूसरे की बात कर रहे हैं, किसी दो त्रिभुज में पहले त्रिभुज का तीनों भुजाएं संगत, तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज के तीनों संगत भुजाओं के अनुपात जो होंगे एक ही अनुपात में होते हैं। ये आपका 6.4 था। और 6.5 थ्योरम क्या था कि किसी त्रिभुज में पहले त्रिभुज का दो भुजा दूसरे त्रिभुज के दो भुजा के अनुपात के बराबर हो, यानी एक ही अनुपात में हो, तथा पहले त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, तो तभी वो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तो ये आपका था 6.5। और एक और हम लोग पढ़े थे एंगल एंगल। ये एक आपका एक और स्टेमा था। यह कहा था कि किसी त्रिभुज में, किसी दो त्रिभुज में पहले त्रिभुज का दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर होते हैं, तो वह दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। यानी किसी त्रिभुज के दो ही कोण बराबर होता है दूसरे कोण के, तभी वो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। चलिए हम लोग देखते हैं। और ऐसा एक क्वेश्चन भी है, उसको भी करेंगे। और जो एक्सरसाइज 6.3 जो है आपका एक्सरसाइज, इसको आज इसके टोटल क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए देखते हैं। जो आपका पहला क्वेश्चन है, हमारे पास बुक अवेलेबल है इसमें। मैं इसमें एक बार और बता देता हूँ। घर पर आ गया हूँ और घर पर आया हूँ तो मेरी बहन सब पढ़ती हैं और मेरे भाई भी है, तो उनके पास बुक था, तो मेरे पास बुक आ गया है। और इसी बुक से जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ। पहला जो आपका क्वेश्चन है एक्सरसाइज प्रश्नावली 6.3, बुक है NCERT। कौन सा बुक है, NCERT, आपको बताइए। जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है, बताइए कि आकृति 6.34 में दिए गए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप है। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसके प्रयोग अपने उत्तर देने में किया है। मैंने उस समरूपता का कसौटी को लिखना है जिसका उपयोग हम लोग त्रिभुजों को समरूपता दिखाने में किए गए हैं, तथा साथ ही समरूपता त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। सांकेतिक रूप में भी व्यक्त करना है, यानी क्या कि जो भी त्रिभुज है उसको एक सिस्टमैटिक तरीके से चलना है कि हम किस त्रिभुज में कौन से त्रिभुज को स्टार्ट करें। यानी जैसे होता है ना, आपके सामने दो त्रिभुज है, सिंपल में लेते हैं। ठीक, ये आपका A है, B है, C है, ये आपका मान लीजिए D है, E है, F है। तो मान लीजिए यह एंगल आपका 60 डिग्री है और यह एंगल आपका है 50 डिग्री और ये एंगल आपको मान लीजिए कि 70 डिग्री है। तो यहाँ पर अगर यह एंगल अगर 70 डिग्री हो जाता है और ये एंगल 60 डिग्री और ये एंगल 50 डिग्री, तो क्या करेंगे कि इस त्रिभुज में हम लोग चलेंगे। त्रिभुज देखिए, इसमें C के पास 70 है, यानी किसी एक को मिलाना है। ऐसे सिस्टमेटिक चलना है ना कि जो संगत भुज कोण हो समान हो। इसका मतलब यहाँ पर लिखेंगे कोण C इक्वल टू कोण D, इसका मतलब 70 डिग्री। समझ में आ रहा है ना। ये नहीं कि यहाँ पर A है यहाँ पर D है तो इसका एंगल 70 है और इसका एंगल 50 है, तो ये हमारा समरूप नहीं होगा। आपको क्या है कि त्रिभुज में आपको सही तरीके से लेना है कि कैसे त्रिभुज लेना है। और यहाँ पर लिखेंगे कोण B इक्वल टू कोण E, यह आपका क्या है 60 है, और कोण आपका A इक्वल टू कोण लिखेंगे कोण F, यह आपका है 50 डिग्री। और यहाँ चलेंगे और तब लिखेंगे त्रिभुज, क्या लिखेंगे इसमें हम पहले कौन से, जो भी आपको लेना था, त्रिभुज A B C समरूप होगा, समरूप होगा, एक मिनट, समरूप होगा त्रिभुज आपका D E F में, ऐसे लेकर चलना है, तो ये आपका होगा। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं और काफ़ी मज़ा आएगा। तो आइए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। जो आपका पहला क्वेश्चन है वो आपका है, यहाँ पर आपको त्रिभुज दिया है ऐसे A B C, एंगल कितना दिया है भी लिख देते हैं। एक और त्रिभुज आपका, मान लीजिए दो त्रिभुज है,
ये आपका इसका जो नाम है वो होगा PQR, PQR। और एंगल की बात कर लेते हैं, तो एंगल जो है 60, 80, 40, ये आपका है 60 डिग्री, ये आपका है 80 डिग्री, और ये आपका है 40 डिग्री। और इसमें भी आपका क्या है 60 डिग्री, ये आपका है 80 डिग्री, और ये आपका क्या है 40 डिग्री, यही है। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ से चलें क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC तथा, बनाते समय ऐसे लिखेंगे त्रिभुज PQR में, ऐसे चलेंगे। ठीक, ऐसे लिखना है सारे क्वेश्चन में, ऐसे लिखना है। जो भी त्रिभुज आपको दिया होगा आपको लिखना है। और उसके बाद लिखेंगे कोण A बराबर कोण P बराबर क्या हो जाएगा आपका 60 डिग्री। संगत कोण क्या है, दोनों के बराबर है। कोण B बराबर कोण Q बराबर ये आपका हो जाएगा 80 डिग्री। और कोण C बराबर कोण R, ये आपका है 40 डिग्री। तो आप देख रहे हैं कि इसका जो संगत कोण है दोनों त्रिभुज का आपस में क्या है, बराबर है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि लिखेंगे चूँकि ए समरूपता से त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR क्या है, समरूप है। ए समरूपता से कहाँ से, किस में, एंगल की बात कर रहा है। तो देख रहे हैं कि तीनों में हम आपसे बताए थे, जो थ्योरम था, थ्योरम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, उसमें आपको पढ़ना था। तो हम बताए थे कि अगर किसी त्रिभुज के पहले त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों संगत कोण के बराबर होते हैं तो दोनों त्रिभुज के आगे आपस में समरूप होंगे। किस समरूपता से, तो एंगल, कोण समरूपता से। तो ये आपका था कोण समरूपता से, ये क्या हुआ, दोनों त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR ये अपन में समरूप है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा भी क्वेश्चन काफ़ी शानदार है। ये आपका था पहला नंबर क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन था। चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। और कहीं भी आपको समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, या आप पर्सनली फ़ोन कर सकते हैं। नंबर है 7479545315। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर कॉल भी कर सकते हैं, या ऑफलाइन जो है इससे व्हाट्सएप भी चलता है और ऑडियो कॉल भी चलेगा। तो आप जिससे भी बात करना चाहते हैं कर सकते हैं। और कोई भी दिक्कत हो एकदम 100% सोचेंगे कि आपका जो भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो रही है, उसको दूर करें। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला का दूसरा क्वेश्चन जो है वो आपका है, आपके सामने यहाँ पर त्रिभुज एक ऐसा है, इसका नाम ABC है, और एक और त्रिभुज है आपका ऐसा है लगभग, ठीक। और यहाँ पर यह रहा त्रिभुज, और इसमें जो आपका है PQR, इसका जो नाम है PQR। चलिए एंगल में जो भुजाएं हैं उसको लिख देते हैं। यहाँ पर जो है ये आपका 2 दिया है, और ये आपका दिया है 2.5 केवल दिया है। ये आपका यूनिट में नहीं दिया है, यानी सेंटीमीटर या मीटर में नहीं दिया है, तो ऐसे ही लिखा सिंपल में दिया। और इसको दिया है आपका 6 दिया है, और इसमें दिया है आपका 4, और इसमें दिया है आपका 5। अब यहीं पे एक बात समझना है, मात्र एक बात यहीं पर समझना है कि आपको जब त्रिभुज का नाम लिखेंगे तो कैसे नाम लिखना है। यह नहीं कि त्रिभुज लिखेंगे त्रिभुज ABC, त्रिभुज बार त्रिभुज PQR में, ऐसे नहीं, सही तरीके से चलना है। इसका जो भी भुजा है दूसरे त्रिभुज की भुजा से, किस भुजा से इसका जो है मान जो है संगत भुजा है बराबर हो रही है, या किस कोण से दूसरे त्रिभुज के कोण का है संगत कोण बराबर हो रहे हैं, इस हिसाब से हमको त्रिभुज का नाम सेट करना है। याद रखिएगा, यह नहीं कि बार बार हम त्रिभुज ABC चलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे इसमें देखेंगे तो जो आपका AB भुजा है उसका इसमें देखेंगे दुगुना, तो QR हो रहा है, QR हो रहा है ना। तो इसका मतलब ये नहीं ना कि आप लोग PQR चल रहे हैं। हम लोग मान लीजिए ABC लेते हैं, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में, तो यहाँ पर देखेंगे कि त्रिभुज जो है AB जो है वहाँ पर देखेंगे तो PQ, तो AB के दुगुना PQ है, नहीं है, नहीं ना, तो यहाँ पर आपको गड़बड़ हो जाएगा। तो इस हिसाब से त्रिभुज का नाम लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए इसमें ऐसे तरीके से सिस्टमेटिक तरीके कंटिन्यूसली लेना है त्रिभुज का नाम, ताकि जो भी एंगल हो वो हमारा सही सही आए। जो भी भुजा हो, या एंगल की बात कर रहा है तो भुजा की और बात कर रहा है तो भुजा होना चाहिए सेम टू सेम, और एंगल की बात हो तो देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम देखेंगे
तो यहाँ पर ए बी जो है इसका जो भुजा है उसकी जो लंबाई है 2 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर क्यू आर का, तो इसका जब दुगुना होगा तो ये तो आपका हो ही जाएगा 4, और इसका जब दुगुना होगा 2.5 का, तो ये दुगुना इसका 5 हो जाएगा, और 3 का जब दुगुना तो ये तो आपका 6 हो जाएगा। इस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे कि इसमें लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा इसमें लिखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे ना कि यहाँ से, त्रिभुज क्यू आर पी में। समझ में आ रहा है ना? त्रिभुज ए बी सी तथा इसमें त्रिभुज क्यू आर पी में, क्योंकि त्रिभुज जब ए बी लेंगे तो इसमें क्यू आर लेंगे, ठीक। फिर से जब बी सी लेंगे तो इसमें क्या लेंगे, क्यू आर पी आर लेंगे, ठीक। और जब ए सी लेंगे तो हम लोग पी क्यू लेंगे, इस हिसाब से लेना है। चलिए, चूँकि अब देखेंगे ए बी अनुपात क्या होगा, क्यू आर, माने ए बी जो है, ए बी जो भुजा है वो अब जाते हैं कि संगत भुजा किसका है, क्यू आर का संगत भुजा है, तो इसका जो अनुपात निकलता है एक ही अनुपात होना चाहिए ना, तो इसका अनुपात निकालेंगे तो इसका कितना है, ए बी का भुजा कितना है, इसकी लंबाई, और इसका 4 है, तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तब क्या आएगा 1/2। चलिए ये भी हो गया। अब देखिए, अब दूसरे भुजा का देखेंगे तो यहाँ पर जब ए बी क्लियर हुआ तो उसके बाद क्या बच रहा है, बी सी, तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लेते हैं बी सी बटा इसका अनुपात क्या हो जाएगा, क्यू पी चाहे पी क्यू, तो पी आर चाहे आर पी, तो पी आर। तो यहाँ पर बी सी का जो भुजा की लंबाई है 2.5 है, और यहाँ पर क्या है 5 है। जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो जानते हैं कि आप अगर सिंपल में समझने जाते हैं तो इस दशमलव को हटाने के लिए नीचे एक जीरो बैठा देंगे, तो जीरो जब इसको हटा देंगे तो ये हट गया, और नीचे एक जीरो बैठ गया तो 50 हो गया। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 25/50 क्या होगा, 1/2। और एक क्या बच रहा है आपका, ए सी, ठीक। तब पी क्यू लेकर चलेंगे, तो ए सी अनुपात पी क्यू, तो ए सी कितना है आपका 3 है, और पी क्यू कितना है आपका 6 है, तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 1/2। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि ए बी बटा क्यू आर बराबर बी सी बटा पी आर बराबर ए सी बटा पी क्यू इक्वल टू 1/2 आ रहा है। इसका मतलब तीनों जो भुजा है तीनों का मान एक ही आ रहा है, एक ही अनुपात में आ रहा है। इसका मतलब क्या है, तीनों भुजा का, तो इसका मतलब क्या होगा, चूंकि यहाँ पर लिखेंगे चूंकि साइड समरूपता से त्रिभुज, साइड समरूपता से लिखेंगे त्रिभुज, साइड समरूपता से त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज क्यू आर पी दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। ऐसे हमको क्वेश्चन करना है। एक बार और बता देते हैं, जो भी क्वेश्चन करेंगे तो आप बार बार हम जो कंटिन्यूसली चलते हैं उस त्रिभुज को नहीं मानेंगे। जैसे इसमें देखेंगे तो ए बी सी और इसमें आता है पी क्यू आर, ऐसे चलेंगे। तो मान लीजिए जब ए बी लेंगे तो इसमें पी क्यू लेंगे, और जब जान है कि पी क्यू जो है इसका 6 है और इसका जो है ए बी का वैल्यू 4 है, तो इसका जब अनुपात निकालेंगे तो 1/3 आएगा। लेकिन जैसे हम लोग बी सी लेंगे तो इसमें क्यू आर करेंगे तो यहाँ पर है 2.5, यहाँ पर 4, इसका अनुपात लेंगे तो ये आपका दशमलव में जाएगा, जो कि ये एक अनुपात में नहीं मिला है। लेकिन आप सही तरीके से देखेंगे तो सारे के सारे भुजा जो है दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाओं के समरूप के रूप में है। तो देखिए जैसे 2 है तो यहाँ पर 4 है, इसका दुगुना है, और 2.5 है, इसका दुगुना 5 है, और यहाँ पर 3 है, इसका दुगुना 6 है। तो इस हिसाब से हमको मानना है त्रिभुज का नाम कि हम लोग कहाँ से स्टार्ट करें। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आएगा। चलिए जैसे जैसे आगे क्वेश्चन देखेंगे और सही तरीके से आपको समझ में आता जाएगा। चलिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, और तीसरा क्वेश्चन भी काफ़ी शानदार है, एकदम सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, उसको भी देखते हैं। बस थोड़ा सा हेर फेर होगा तो वो तो आप कवर कर लेंगे। जैसे आपका जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है वह क्या है, ऐसे त्रिभुज है आपका एल एम एन, शायद यही नाम है, एल एम पी है, एल एम पी। और दूसरा जो त्रिभुज है वहाँ पर आपका ऐसा है, ये थोड़ा बड़ा है, और इसका जो नाम है वह क्या है आपका डी ई एफ, डी ई एफ, डी ई एफ। अब देखते हैं इसका जो वैल्यू है उसको रख देते हैं 2.7, एल एम जो है 2.7 है, और एम पी जो है 2 है, और एल पी जो है आपका 3 है, और डी ई जो है आपका 4 है, डी ई का वैल्यू 4 है, और ई एफ वैल्यू का जो भुजा है वो आपका क्या है, ये भुजा जो इसका लंबाई जो है 5 है, और डी एफ भुजा जो है इसका लंबाई 6 है।
और फिर से यहाँ पर चलना है, हमको सही तरीके से चलना है। तो फिर से मान लीजिए कि इसमें क्या लें, तो यहाँ पर देखेंगे तो 2.7 का दुगुना इसमें कोई मिल रहा है, यानी समरूप हमको लाना है तो उसका दुगुना हो या सेम हो, समझ में आ रहा है ना। जैसे मान लेंगे यहाँ पर 2 है तो 2 का दुगुना 4 हो जाए, ठीक, यहाँ पर सही है। यहाँ पर 3 है, 3 का दुगुना यहाँ पर 6 हो जा रहा है, ये भी चलेगा। 1/2 अनुपात जब करेंगे तो इसका अनुपात जब इसके साथ करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, ठीक। इसका अनुपात इसके साथ करेंगे तो ये भी यहाँ पर 1/2 आ जाएगा। तो बच क्या रहा है 2.7, यहाँ पर बच रहा है 5। तो बताइए इसका जब अनुपात निकालेंगे 2.7 और 5 का अनुपात निकालेंगे तो क्या 1/2 के रूप में आएगा? नहीं आएगा। तो आपको सीधे सीधे देख रहा है कि त्रिभुज जो है लिखेंगे, त्रिभुज यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जो आपको मिल रहा है वहाँ तक सही सही लिखिएगा, माने जिस त्रिभुज का वैल्यू मिल रहा है उस हिसाब से सही सही लिखेंगे। जैसे यहाँ पर 2 का यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर से लिखेंगे MPL में, तथा त्रिभुज जब यहाँ पे MPL लिए हैं तो इसका दुगुना क्या होगा ये, तो इस हिसाब से यहाँ पर चलेंगे। त्रिभुज DEF में चलेंगे तो बताइए जो होगा भुजा MP अनुपात क्या हो जाएगा DE, तो आपका हो जाएगा 2/4। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1/2 आ गया, ठीक। यहाँ पर चलेंगे, उसके बाद क्या है आपका LP चाहे PL, तो PL अनुपात क्या हो जाएगा आपका DF चाहे FD, तो DF लिख देते हैं। और यहाँ पर है PL का वैल्यू 3 और DF का वैल्यू 6 है, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 1/2 आ जा रहा है। अब जैसे हम लोग चलते हैं LM बटा यहाँ पर DE, और यहाँ पर देखेंगे कि LM का जो वैल्यू है 2.7 है और DE का वैल्यू क्या है 5 है। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर 1/2 के रूप में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि त्रिभुज MPL तथा त्रिभुज DEF समरूप त्रिभुज नहीं है, समरूप त्रिभुज नहीं है, बस यही लिख देना है। क्योंकि इसका जो तीनों भुजा है क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लिख सकते हैं त्रिभुज MPL तथा त्रिभुज DEF समरूप नहीं है, क्योंकि इसका तीनों भुजा का अनुपात एक ही अनुपात में नहीं आ रहा है, ये लिख सकते हैं। क्योंकि इसका तीनों भुजा का अनुपात एक ही अनुपात में नहीं आ रहा है, दो भुजा का अनुपात एक अनुपात में आ रहा है, जैसे 1/2 के रूप में, यहाँ पर भी 1/2 के रूप में, लेकिन एक जो तीसरा भुजा है इसका अनुपात आपके 1/2 के रूप में नहीं आ रहा है, इसलिए ये त्रिभुज आपस में समरूप नहीं होंगे, बस यही लिख देना है। तो लिखेंगे त्रिभुज MPL तथा त्रिभुज DEF समरूप नहीं है, क्योंकि इसका तीनों भुजा का अनुपात एक ही अनुपात में नहीं आ रहा है, इसीलिए त्रिभुज MPL तथा त्रिभुज DEF समरूप त्रिभुज नहीं है। तो जो आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है वो आपका समरूप नहीं होगा। चलिए काहे नहीं होगा, काफ़ी सही तरीके से बता दिए। अब देखिए कोई भी त्रिभुज समरूप होगा तो आपसे बताए थे कि 3 थ्योरम लिखवाए थे, कौन कौन थ्योरम, तो 4 थ्योरम, लगभग 3 थ्योरम बताए थे और एक और बताए थे आपको एक्स्ट्रा में। आपका थ्योरम का नाम पता होना चाहिए, SSS समरूपता, यानी क्या कि किसी त्रिभुज के पहले त्रिभुज में 3 भुजा, दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजा के अनुपात के माने तीनों भुजा का अनुपात एक ही अनुपात में होता है, तो वह दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। या पहले त्रिभुज का तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों संगत कोण के बराबर होते हैं, तब भी वो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो ये था। और आपका तीसरा जो था वो क्या था, पहले त्रिभुज का 2 भुजा दूसरे त्रिभुज के 2 भुजा तथा पहले त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के संगत कोण और संगत भुजाओं के एक ही अनुपात के में होते हैं, तब भी वो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। और एक और था आपका, यदि किसी त्रिभुज के पहले त्रिभुज के 2 कोण दूसरे त्रिभुज के 2 कोण के बराबर होते हैं, तो तब भी वो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। ये 4 बात आपको याद होना चाहिए, तभी आप किसी त्रिभुज को समरूपता के बारे में जान सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर जो आपका क्वेश्चन है, पहला का चौथा, इसको भी देख लेते हैं। और जो चौथा नंबर है ये भी आपका लगभग ऐसा ही है। और एक बार आप लोगों को बताइए कमेंट्स में जरूर कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आएगा तो मैं स्वयं से एक बार फिर से दोबारा इसका मैं वीडियो बनाऊंगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा तो जरूर कमेंट कीजिएगा प्लीज़। चलिए जो लिखता हूँ यहाँ पर, जो है नाम है MN और अगला जो है L है। ML का जो भुजा की लंबाई है आपका 5 है, और MN का जो लंबाई है वो आपका है 2.5 है, और यहाँ पर M जो एंगल है इसका जो है 70 डिग्री दिया है। चलिए इस क्वेश्चन में मजा आएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन में अगला देखते हैं। अगला जो त्रिभुज है ऐसे ये लगभग है, यहाँ पर छोटा बड़ा त्रिभुज हो सकता है, आपको इसका टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग छोटे बड़े कर सकते हैं। इसमें आपको दिया है
छोटा बड़ा कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो है पी क्यू आर, ठीक। और इसका जो पी क्यू जो है लंबाई इसका 6 दिया है, और यहाँ पर जो क्यू एंगल है इसको दिया है 70 डिग्री, और इसमें जो है क्यू आर का जो लंबाई है, भुजा की जो लंबाई है वो आपको दिया है 10। अब यहाँ पर आइए और फिर से इसमें चलेंगे कि किस त्रिभुज का नाम हम कैसे लिखें। ये नहीं कि आप इसमें करेंगे कि त्रिभुज लिखेंगे MLL MNL, इसमें लिख देंगे PQR, ऐसे थोड़ी चलेंगे। सही तरीके से देखेंगे कि जो एंगल है यहाँ पे M जो एंगल है वो आपका है 70 डिग्री, और यहाँ पे जो है Q एंगल जो है आपका 70 डिग्री। लेकिन आप सही तरीके से देखिएगा तो आपको लगेगा कि यहाँ पे M है ऊपर और यहाँ पे ऊपर P है, तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ का एंगल जो 70 है और यहाँ पे एंगल कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पर डायरेक्ट आप लिख देंगे कि समरूप नहीं है। नहीं सर, ऐसे नहीं चलना है। आपको सही तरीके से अपने से लेना है। आपको वो वहीं पर आपको क्वेश्चन में कहा है, पहला ही क्वेश्चन में किया कि सांकेतिक रूप में आप इसे कीजिए, क्वेश्चन को कीजिए सांकेतिक रूप में आप व्यक्त कीजिए इसको, कि आप अपने हिसाब से इसको त्रिभुज का नाम लेकर उस हिसाब से आपको क्वेश्चन को समरूप दिखाना है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हम कैसे लेंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर M एंगल 70 डिग्री है और यहाँ पर Q एंगल 70 डिग्री है, तो उसी हिसाब से चलेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज MNL तथा देखिए इसमें जो आपका कोण था M, इसको 70 लिए थे, तो इसका मतलब आप जो भी दूसरे त्रिभुज लेंगे तो उसमें जो आपका कोण जो होगा 70 उसको ही पहले नाम लेंगे। तो त्रिभुज यहाँ पर क्या है QRP में, ऐसे चलेंगे त्रिभुज QRP में। अब यहाँ पे लिखेंगे कोण M = कोण Q, क्यों? क्योंकि ये 70 डिग्री है। और यहाँ पे लिखेंगे जो M, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है NL तो कुछ दिया ही नहीं है, तो यहाँ पर देखेंगे तो मान लीजिए यहाँ पर ना 70 है, 70 यहाँ पर, तो यहाँ पर उसके बाद क्या होगा MN, और यहाँ पर 70 है तो यहाँ पर QR होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, तो इस हिसाब से चलेंगे तो देखिए अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा M और यहाँ पर L। तो यहाँ पर देखिएगा MN भुजा जो है QR के अनुपात में ले रहे हैं, तो QR का तो यहाँ पे जो है 2.5 है, और इसके जो अनुपात है क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप जानते हैं दशमलव को हटाने के लिए नीचे एक 0 बैठा देंगे, तो मान लीजिए बढ़ाते हैं, इसको हटा दें, डायरेक्ट हटा देते हैं। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तब क्या आएगा 1/4। चलिए एक भुजा मिल गया। अब देखिए MN हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हो गया QR हो गया। अब देखिए इसके बाद क्या आ रहा है आपका, इस एंगल के बाद यहाँ पर आ रहा है ML और यहाँ पर आ रहा है QP। तो ML/QP जब चलेंगे तो ML का वैल्यू कितना है 5 है, और यहाँ पर क्या है आपका यहाँ पर कितना हो जा रहा है आपका 5 है, और यहाँ पर 10 है। तो यहाँ पर जब कैलकुलेट करेंगे तो आपका क्या आएगा 1/2। तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिला है, क्या देखने को मिला है, एक बार देखने को मिला ले, यहाँ पर 5 है 6 है। और देखिए तो आप देख सकते हैं कि 2.5 का जो दुगुना पार्ट होगा वो आपका कितना होगा 5 होगा, ठीक। तो इसमें तो कहीं 5 दिया नहीं है दूसरे त्रिभुज में, तो यहाँ से आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये भी जो त्रिभुज होगा आपस में समरूप नहीं होंगे, ठीक। क्योंकि आप जान रहे हैं कि 2.5 का दुगुना क्या होगा आपका 5 होगा। इसमें कहीं 5 दिया है, यहाँ पर 6 दिया है, यहाँ पर 10 दिया है। मान लीजिए 5 का दुगुना 10 हो जा रहा है, ठीक। लेकिन अब बताइए यह एक भुजा बच रहा है और यह एक भुजा बच रहा है, तो इसका दुगुना क्या हो जाएगा 5 होता है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है 6 दिया है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिला है कि जो त्रिभुज होंगे MNL तथा QRP दोनों समरूप त्रिभुज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके दो भुजाएं आपस में समरूप, क्योंकि इनके भुजाएं आपस में एक ही अनुपात में नहीं है, क्योंकि इसका जो भुजा का अनुपात है एक ही अनुपात में नहीं हो रहा है, तो इसीलिए ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे समरूप नहीं होंगे। तो लिख देंगे कि त्रिभुज क्या लिखेंगे हिंदी में, त्रिभुज MNL तथा त्रिभुज QRP समरूप नहीं है, क्योंकि इसके दो भुजाओं का अनुपात एक ही अनुपात में नहीं हो रहा है, मानी दोनों भुजाओं का अनुपात एक ही अनुपात में नहीं हो रहा है, इसीलिए यह दोनों त्रिभुज समरूप नहीं होंगे। क्योंकि आप पढ़े हैं कौन सा समरूपता SAS, यानी क्या कि किसी त्रिभुज के दो भुजा और एक कोण किसी दूसरे त्रिभुज के दो भुजा तथा एक कोण के बराबर होते हैं, तो तभी वो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। लेकिन देखिएगा यहाँ पर एक एंगल तो मिल रहा है, दोनों त्रिभुज में जो एंगल है सेम सेम मिल रहा है, और एक एक भुजा जो है आप जानते हैं इसको साइड बोलते हैं, और साइड को एंगल, साइड को हिंदी इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में S लिखे हैं, और ये आपका एंगल, और एंगल को ए से डिनोट किए हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो एंगल है एक एक एंगल दोनों में सेम है और एक एक भुजा सेम सेम है, लेकिन
जो दूसरा भुजा है समरूप नहीं हो रहा है, यानी एक ही अनुपात में नहीं हो रहा है। इसे लिखेंगे कि त्रिभुज जो है MNL तथा त्रिभुज QRP समरूप नहीं है, क्योंकि त्रिभुज MLL और QRP में दो भुजाओं का अनुपात एक ही अनुपात में नहीं हो रहा है, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप नहीं होंगे, यही लिख देना है। ठीक, आप देख रहे हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन। और 5वां नंबर क्वेश्चन काफ़ी शानदार है, इसको भी देखते हैं। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको जो त्रिभुज का नाम लेना है कैसे लेना है, अपने हिसाब से लेना है और सही तरीके से आपको लेना है। यहाँ से इस हिसाब से लेना है कि वो जो है वैल्यू हमको दुगुना दे दे, या एक ही अनुपात में मिलता हुआ प्रतीत हो, या एक ही एंगल में मिलता हुआ प्रतीत हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और आप जगह अगला नंबर क्वेश्चन है 5वां नंबर, और 5वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। जो 5वां नंबर क्वेश्चन है इसका जो नाम है ABC। यह त्रिभुज जो है ABC है, और एक और त्रिभुज आपको दिया है, यह दिया है यहाँ पर, और यहाँ पर जो है यहाँ पर दिया है DEF, और ये जो एंगल है इसको दिया है 80 डिग्री। ठीक, इसको दिया है 80 डिग्री, और DF जो है 5, जो DF भुजा है उसको दिया है 5, और EF जो है इसको दिया है 6 कर दिया है। ठीक, और यहाँ पर AF जो AB जो है इसको कर दिया है 2.5, और एंगल ए को इसमें किया है 80 डिग्री, एंगल ए को 80 डिग्री किया है, और BC जो है 3 किया है। अब चलिए आप यहाँ पर देखेंगे कि 2.5 का दुगुना कितना होता है, 5 होता है, मिल जा रहा है। 3 का दुगुना 6 होता है, ये भी मिल जा रहा है, एक ही अनुपात में मिल रहा है, दो भुजा एक ही अनुपात में मिल गया। अब कोण की बात है तो ये भी कोण 80 है, ये भी कोण 80 है, तो ये भी मिल जा रहा है। तो इस हिसाब से हमको त्रिभुज का नाम लेना है जो सीक्वेंस रूप से मिले, जो कंटिन्यूसली चलने पर हमको क्या है एक ही सही तरीके से मिले उसका नाम। ठीक, जैसे मान लीजिए यहाँ पर चलेंगे, ये भी लेते हैं, ये भी भुजा, तो ये भी भुजा लेते हैं तो DF होगा, DF का D के बाद E आता है, सॉरी D होगा, और DE करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना। मान लीजिए ये भी लेकर चलते हैं तो A से B, और D से क्या होता है E होता है, D से तो F होगा नहीं। तो इस हिसाब से हमको नाम लेना है ताकि सही तरीका चले। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मान लीजिए यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC, एंगल को लेकर चल रहे हैं, तो पहले जो एंगल है उसको हम A मान लिए। इस हिसाब से जब दूसरे त्रिभुज हम नाम लेंगे तो इसमें जो होगा F से हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो इसमें A एंगल था वो आपका 80 डिग्री था, तो इसमें हम क्या करेंगे F एंगल जो है 80 डिग्री है, इसलिए F का नाम पहले देंगे। समझ में आ रहा है ना। तो चलिए अच्छा है, आप ये भी कर सकते हैं कि जो AB भुजा है ये आपका 2.5 है, इस हिसाब से देखेंगे कि 2.5 का दुगुना क्या होता है DF, तो इस हिसाब से DF का हम नाम दे सकते हैं कि DF और E में चलेंगे, इस हिसाब से भी चल सकते हैं। तो चलिए पहले एंगल से ही चलते हैं। तो यहाँ पर एंगल लिए है पहले ABC, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज इसमें F और DE में, FDE में। अब लिखेंगे कोण A बराबर कोण F, क्यों? क्योंकि इसका जो एंगल है 80 डिग्री है। अब देखिए यहाँ पे हो गया A। अब देखिए AB जब लिखेंगे AB, अब देखिए मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो AB, और यहाँ पे क्या हो जाए D, और यहाँ पे आप करेंगे F। समझ में आ रहा है ना। मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है A से B, और यहाँ से D से F, होगा कि नहीं, क्योंकि एंगल यहाँ से स्टार्ट है। जब एंगल से हम स्टार्ट करेंगे तो A से B, तो लिखेंगे AB अनुपात D चाहे FD, तो ये आपका हो जाएगा 2.5, और ये आपका हो जाएगा 5, और इसका जब कैलकुलेट करेंगे तो आपका आएगा, आप जानते हैं 1/2 आ जाएगा, 1/2 आ गया। और दूसरा भुजा क्या है, अब देखिए क्या है BC, तो मान लीजिए जब यहाँ से यहाँ है तो यहाँ से यहाँ गए तो इससे अब यहाँ आएंगे, लेकिन अब देखिए जो यह एंगल है आप देखेंगे DBC, और यहाँ पे क्या है EF। अब ये भी गड़बड़ हो रहा है, क्या हो रहा है, ये भी आपको गड़बड़ हो रहा है। तो इस सब चलना है कि अब देखिए अब त्रिभुज क्या लेंगे, त्रिभुज अब यहाँ पर गड़बड़ होगा कि नहीं। मान लीजिए कि अब तो यहाँ से चलेंगे DE, और DE का वैल्यू तो कुछ दिया ही नहीं दिया, लेकिन आप देख रहे हैं कि इसका दुगुना पार्ट है, ये आपका दुगुना पार्ट है। तो फिर से क्या होगा कि हमारा नाम ना कहीं गड़बड़ किए हैं, उस हिसाब से चलना है। तो क्या हम ले सकते हैं, त्रिभुज का नाम क्या ले सकते हैं, तो इस हिसाब से लेंगे हम त्रिभुज का नाम। मान लीजिए कि आपका AB है और यहाँ पर BC है, तो EF, इसका मतलब B, ये भी नहीं चल रहा है,
आप अगर सही तरीके से देखें, सही मायने में देखें, तो ये भी त्रिभुज क्या होगा, आपस में समरूप नहीं होगा। 1 मिनट, सही है, ये दिया है, ये भी सही है। जब इसको माने हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, DF, और यहाँ से FE चाहे EF, और यहाँ पर क्या जा रहा है, AB लेकर चले, और उसके बाद क्या ले, BC, और यहाँ पर आपको क्या हो जा रहा है, ये भी। अब तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये भी जो त्रिभुज होगा आपस में समरूप नहीं होंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, जो यहाँ पर DF जो है, DE जो है, DE इसका जो है यहाँ पर BC है, और यहाँ पर जो BC जो है, और DE का वैल्यू दिया है कितना, 5। DE का वैल्यू कितना दिया है, DE, BC ऊपर आएगा ना, BC बटा आपका DE। अब यहाँ पर देख रहे हैं, देखिए आपको सही तरीके से आपको नाम लेंगे, और जब सही मायने में चलेंगे नाम के हिसाब से, तो यहाँ पर देखेंगे कि जो 3 का तो दुगुना 6 हो जा रहा है, लेकिन सही मायने में जो त्रिभुज का नाम लिए हैं उस हिसाब से नहीं हो रहा है। कोई भी नाम लेंगे, कोई भी तरीका से नाम स्टार्ट करेंगे, पहले यहाँ से भी स्टार्ट करेंगे तो अभी नहीं होगा। मान लीजिए कि हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, इसको लेकर चल रहे हैं BC भुजा को, तो इसमें अगर BC लेते हैं, त्रिभुज BCA लेते हैं, और इसमें लेते हैं त्रिभुज EFD, चलिए इसी को लेकर चलते हैं। जब इसको लेकर चलेंगे तो मान लीजिए ये तो भुजा आपस में बराबर हो गया, BC बटा EF, ठीक। और जब यहाँ से यहाँ चलेंगे AC, और यहाँ पर क्या है, DF, तो देखेंगे AC का वैल्यू तो कुछ दिया नहीं, और जबकि DF का वैल्यू हमको दिया है कितना, 5 दिया है, तो ये भी गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ से समरूप, इससे पता चला है कि यह दोनों त्रिभुज आपस में समरूप नहीं है। तो यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज FDE, यह त्रिभुज दोनों आपस में समरूप नहीं है, क्योंकि इसका 2 भुजा आपस में एक ही अनुपात में नहीं हो रहा है, तो इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप नहीं होंगे। चलिए इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। अगर हो रहे होंगे तो आप ज़बरदस्ती कर सकते हैं, क्या कि इसमें क्या करते हैं कि डायरेक्ट BC ले सकते हैं, और इसका अनुपात क्या ले सकते हैं, EF ले सकते हैं। लेकिन आप चलेंगे देखेंगे तो यहाँ पर एंगल यह है, तो एंगल यहाँ पर है, और यहाँ पर BC हम जब चल रहे हैं, तो BC जब चल रहे हैं तो आपको दिमाग लगाना है कि एंगल से हमको चलना नहीं है। एंगल के यहाँ से मान लीजिए हमको यहाँ से एंगल के पास से चल नहीं रहा है, जो 3 है वो BC है, और BC के पास तो एंगल है नहीं, और जब यहाँ पे एंगल नहीं है और इस जो DF है इसके पास एंगल आ जा रहा है, इसका मतलब जो त्रिभुज का नाम ले रहे हैं गलत ले रहे हैं कि नहीं। जब चलेंगे इस हिसाब से तो गलत हो जाएगा, तो हमारा आंसर सही नहीं होगा। सही तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि हम गलत कर रहे हैं, तो इसीलिए लिख देंगे कि यह त्रिभुज समरूप नहीं होंगे। एक बार और बता देते हैं, BC के पास एंगल नहीं है, एंगल का वैल्यू नहीं दिया है, और आप देना कि BC का वैल्यू 3 है, और इसका दुगुना आपका CEF है, और EF आपका 6 है, इसका दुगुना यह हो जाएगा। तो लेंगे तो बताइए कि यहाँ पर एंगल इसका तो दिया नहीं है, जबकि एंगल इसका 80 डिग्री दिया है, तो इस हिसाब से चलेंगे तो ये तो नाम गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए बता रहे हैं कि ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप नहीं होगा। चलिए इसको मिटा देता हूँ। और क्यों नहीं होगा लिख दीजिएगा, क्योंकि इसका 2 भुजा जो है वह एक ही अनुपात में नहीं हो रहा है, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप नहीं होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 6ठा नंबर, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। इसमें जो दिया है ऐसे दिया है आपका, चलिए नाम क्या है, DEF, और इसका नाम क्या दिया है, PQR। चलिए देते हैं। इसमें आपसे बताए थे कि इसमें 2 ही एंगल दिया था। हम आपसे बोले थे कि किसी त्रिभुज के पहले त्रिभुज का 2 कोण दूसरे त्रिभुज के 2 कोण के बराबर होते हैं, तभी वो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। कैसे होंगे, तो चलिए इस क्वेश्चन में देख लेते हैं। जैसे इसमें जो एंगल दिया है D का और E का, D का दिया है 70 और E का दिया है 80, ठीक, इसको छोड़ दिया है, ठीक, इस एंगल को छोड़ दिया। और इसमें क्या दिया है, Q का दिया है 80, और यहाँ पर R का दिया है 30। और बताइए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और बताइए कि यहाँ पर 70 है, यहाँ पर 80 है, तो इसको जब ऐड करेंगे तो 100 क्या हो जाएगा आपका, 150 हो जाएगा। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180, तो यहाँ पर जब 150 हो जा रहा है, तो इसी हिसाब से बताइए कि यह जो एंगल होगा कितना डिग्री होगा, तो आप बोलेंगे 30 डिग्री होगा कि नहीं होगा। मान लीजिए आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, और यहाँ पर जब दो कोण दे रहा है तो तीसरा कोण आसानी से निकाल सकते हैं। ये तो हम क्लास 6 में और 8 में चाहे 9th में पढ़े होंगे, जरूर पढ़े होंगे आप लोग, क्योंकि और किसी त्रिभुज का 2 कोणों
का मान दे रहा है तो तीसरा कोण निकाल सकते हैं। कैसे? आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर लिखते हैं 180 डिग्री। और मान लीजिए कोण ए यहाँ पर चलिए डी ई एफ लेते हैं, डी और यहाँ पर ई और यहाँ पर आपका एफ। चलिए डी का वैल्यू कितना दिया है? 70 डिग्री दिया है। और कोण ई का वैल्यू कितना दिया है? 80 डिग्री दिया है। और कोण एफ निकालना है। चलिए निकालते हैं। इसको जब ऐड करेंगे तो आपका होगा 150 और प्लस यहाँ पर कोण एफ बचा रहा है बराबर 180 डिग्री। और बताइए कोण एफ निकालना ही हमको, कोण एफ का वैल्यू हमको पता करना है। ठीक, तो कोण एफ बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बराबर किधर क्या कितना है? 180 डिग्री। और इस 150 को उधर भेजेंगे तो यहाँ पर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। और कोण एफ बराबर क्या हो जाएगा? निकल के आएगा 30 डिग्री। यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट लिख दिए थे। तो आपको पता है कि जब किसी त्रिभुज के दो कोणों का वैल्यू हमको पता है तो तीसरा कोण हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस हिसाब से ये निकल गया। चलिए दूसरा का भी निकाल लेते हैं, इसका निकालते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या है आपका 80 और यहाँ पर क्या है 130 और इसको जब ऐड करेंगे तो होगा आपका 110 और इस हिसाब से ये हमारा कितना हो जाएगा? 70 डिग्री। अब यहाँ पर चलेंगे, अब देखेंगे कि इसमें भी 70 है, इसमें भी 70 है, इसमें भी 80 है, इसमें भी 80 है, इसमें भी 30 है, इसमें भी 30 है। चलिए अब इस हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज किससे स्टार्ट करेंगे? डी ई एफ। त्रिभुज डी ई एफ तथा त्रिभुज यहाँ पर डी 70 है तो इस हिसाब से पी 70 है तो यहाँ से पी क्यू आर में त्रिभुज पी क्यू आर में कोण डी बराबर कोण पी बराबर 70 डिग्री, कोण ई बराबर कोण क्यू बराबर 80 डिग्री, कोण एफ बराबर कोण आर बराबर 30 डिग्री। यहाँ पर लिखेंगे ए कौसी की समरूप ए समरूपता से ए समरूपता से त्रिभुज डी ई एफ तथा त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है। चाहे यहाँ पर लिख दें त्रिभुज समरूप, ये आपका समरूप, ये भी कर सकते हैं। यहाँ पर त्रिभुज डी ई एफ समरूप त्रिभुज पी क्यू आर किस समरूपता से? तो ए समरूपता से, एंगल समरूपता से, कोण समरूपता से। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 में 6 क्वेश्चन था, 6 क्वेश्चन था और 6 क्वेश्चन को भी हम काफ़ी शानदार तरीके से देख लिए हैं। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको कहीं भी कन्फ्यूजन नहीं आया होगा। और मान लीजिए बाई जैसे आपको क्वेश्चन देता है तो उस हिसाब से चलेंगे। जैसे मान लीजिए सिंपल में आपके सामने एक क्वेश्चन आता है, हम रखते हैं आपके सामने एक क्वेश्चन कि क्या अगर हम यहाँ पर कर दें, एक मिनट रुक जाइए, देखिए हम एकदम आपको यहाँ पर और समझ में आ जाएगा, क्लियर समझ में आ जाएगा। चलिए इसका नाम ए बी सी, ठीक, और इसका एंगल दे दिए 70 और इस जो भुजा है इसका दे दिए 5 और इसको दे दिया हम कितना 6, ठीक, 6 दे दिए। अब इसमें एंगल हम क्या करते हैं कि यहाँ पर पी क्यू आर है, पी क्यू आर, ठीक, और इसका हम एंगल दे दिया हम 70 और इस जो भुजा है इसको दे दिया हम कितना 10 और ये आपका जो है 7, चाहे हम दे दिए कितना 12, ठीक। चलिए अब हमको नाम लेना है। तो मान लीजिए यहाँ पे एंगल ए से स्टार्ट करते हैं, ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा, और बताइए इस हिसाब से इसमें किसे चलेंगे? तो यहाँ पे जब एंगल 70 है तो इस हिसाब से एंगल ये हो क्यू से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज क्यू आर पी में, क्यू आर पी में। अब देखेंगे तो एंगल ए बराबर एंगल क्यू, क्यों? क्योंकि ये 70 डिग्री है। और यहाँ पर अनुपात की बात चलेंगे तो एंगल ए बी जो है यहाँ से क्यू आर के बराबर होगा। तो ए बी कितना है 5 है और क्यू आर कितना है 10 है, तो 5/10, इसका मतलब 1/2। अब देखिए ए बी से बात क्या आता है बी सी और यहाँ पर क्यू आर के बाद क्या आएगा आर पी, तो यहाँ पर बी सी बराबर आर पी और बी सी का वैल्यू कितना है 6 और आर पी का वैल्यू कितना है 12। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 1/2 और यहाँ पर लिख सकते हैं कि एस समरूपता से दो भुजा और एक कोण किसी दूसरे त्रिभुज के दो भुजा तथा एक कोण के बराबर होते हैं तो साइड समरूपता से यह दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। तो ऐसे हमको नाम लेना है। ये नहीं कि आप यहाँ पे ए बी सी से स्टार्ट किए और यहाँ पर त्रिभुज पी क्यू आर से स्टार्ट करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो संगत भुजा ए है वो आप जानते हैं कि क्यू के संगत है। तो इस तरह से जो नाम लेंगे तो ए से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर क्यू से भी स्टार्ट करेंगे। ये नहीं कि यहाँ से पी से स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि जो संगत भुजा ए है वो संगत कोण ए है वो संगत कोण क्यू के है, ये नहीं कि पी का है। तो ये आपका था।
चलिए, मुझे पूरा विश्वास है कि वीडियो काफ़ी अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।